के शो में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का मुस्तकबिल क्या? गाड़ियों की सनत में टेक्नोलॉजी का इनकलाब, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार आम होने में मजीद कितना अरसा दरकार? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि आलमी सतह के ऊपर हम कह सकते हैं कि एक इनकलाब सा बरपा है, ख़ास तौर पे गाड़ियों की सनत। ये इनकलाब जिसको लोग कह रहे हैं कि 1913 में जब हेनरी फोर्ड की तरफ से पहली बार गाड़ियों की एक प्रोडक्शन लाइन आई थी, उसके बाद शायद सबसे बड़ा इवेंट इसको करार दिया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नया इनकलाब बर्पा करने जा रही हैं और बहुत से ममालिक के अंदर ये सिलसिला शुरू हो चुका है, ज़ोरों शोर से जारी है। इसकी तफसीलात हम आज आपको दिखाएंगे भी। आपके जहन में बहुत से सवालात आएंगे कि गाड़ियाँ चलती कैसे हैं, इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस कैसे होती है। लेकिन पाकिस्तान ने भी कल अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है। भारत इससे पहले इस सनत में बहुत पहले से है। और आपको ये बताते चलें, क्योंकि आप मईशत पे हमारे अक्सर प्रोग्राम्स देखते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आखिरकार क्या है? पाकिस्तान का सब में बड़ा मसला, जहाँ मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस है, लेकिन माशी लिहाज से पाकिस्तान की डिपेंडेंस ऑयल के ऊपर है। यानी हमारी जो तेल के ऊपर डिपेंडेंस है, जिसकी वजह से हमारा एक बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट पहाड़ जैसा क्राइसिस खड़ा हो जाता है, इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या ये बरकी गाड़ियाँ जो चलती हैं बिजली से, ये आखिरकार इसका तोड़ है, क्या इसका हल है? ये भी इस प्रोग्राम में हम जरूर सवाल उठाएंगे। मैं आपको जिस कह रहा हूँ कि एक इनकलाब पूरी दुनिया में बरपा है और आलमी सतह से ही पहले हम शुरू करते हैं। बहुत से इस प्रोग्राम से कबल आलमी जो मैन्युफैक्चरर्स हो के उनकी मैंने तफसीलात हासिल की कि उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परसेंटेज है वो अब क्या है उनकी सेल्स की, और उनकी जो आम गाड़ियाँ कन्वेंशनल डीजल पेट्रोल है वो कितनी है, और उनके अहदाफ आखिरकार क्या हैं। तो ये कुछ आलमी प्लेयर्स हैं जिसके अंदर कुछ बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं और कुछ छोटे ब्रांड्स भी शामिल हैं। यानी ऐसे ब्रांड्स भी शामिल हैं जो बहुत लग्जीरियस या महंगे तस्वर होते हैं, और जो हल्के ब्रांड्स हैं वो भी शामिल हैं। हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने जैगुआर से, जिसने कहा है कि साल 2025 तक उसके सिर्फ और सिर्फ, यानी उसकी जो प्रोडक्शन लाइन होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। यानी वो कन्वेंशनल डीजल और पेट्रोली गाड़ियां बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसी तरह वोल्वो जो एक अमेरिकन कार कंपनी है, उन्होंने कहा है कि साल 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करने का उनका मंसूबा है। बरतानिया की स्पोर्ट्स कार कंपनी लोटस कहती है कि साल 2028 तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बेचेंगे, यानी 2028 के बाद वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बेचेंगे। जनरल मोटर्स 2035 से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करेगी। फोर्ड ने कहा है जी कि 2030 यूरोप की जो मार्केट है वहाँ वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचेंगे। वॉक्सवैगन ने कहा है कि 70% तक जो गाड़ियाँ उनकी होंगी साल 2030 तक, उनकी जो फरोख्त होगी वो सिर्फ ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार होगी। 70% उनका जो प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होगा। इस सूरत हाल के अंदर आपके जहन में ये भी आएगा कि शायद ये कंपनियां अपने आप को माहौलियाती दोस्त साबित करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम कर रही हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाकायदा बहुत से ममालिक के अंदर ये पाबंदियां और ये अहदाफ तय किए जा रहे हैं कि किस साल तक वहाँ पर पेट्रोल और डीजल वहाँ की हुकूमतें तय कर रही हैं ये किस साल तक वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ऑब्सोलीट कर दिया जाए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को। जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्वे की अक्सर मिसाल दी जाती है और दीगर ममालिक की दी जाती है। बरतानिया में ये पाबंदी कहा जा रहा है कि साल 2030 तक या 35 या 40 तक वहाँ पर ये गाड़ियाँ जो पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए। ना तो ये माहौलियाती दोस्त साबित करने के लिए है, ना ये चाय की प्याली में तूफान है, बल्कि हकीकी मायनों के अंदर एक इनकलाब है जो गाड़ियों की सनत में आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जगह ले रही हैं कन्वेंशनल व्हीकल्स का। और इसमें एक बड़ी ताज्जुब की बात यह है, क्योंकि इस प्रोग्राम से पहले हमने इनकी जो कॉस्ट कैलकुलेट की, जो एक फ्यूल से गाड़ी चलती है यानी पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ी चलती है उसकी कॉस्ट और इनकी कॉस्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो एक ताज्जुब की बात यह है कि इनको बनाने की कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और इनको मेंटेन और इनको चलाने की कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। एक अमरीकी इदारे जो अखराजात के हवाले से हम आपको बताएं कि एक माहौलियाती दोस्त तवानाई पर जो तहकीक करते हैं, इस तंजीम का नाम है RMI। इसकी एक रिसर्चर के मुताबिक एक दिहाई कबल बैटरी में 1 किलोवाट तवानाई यानी 1 किलोवाट आवर पर तकरीबन $1000 का खर्चा आता था, $1000 का खर्चा आता था। ये खर्चा अब कम होकर तकरीबन $100 हो चुका है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इस गाड़ी की सेल्स और प्रोडक्शन बढ़ रही है और इसको चलाने और इस्तेमाल करने वाले और इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है, ये और कम हो रही है। ये जो कार की कीमत जो है इसकी अंदरूनी जो दहन इंजन की गाड़ियों के से कम होने लगी है यानी। और एक चीनी कंपनी ने CATL जिसका नाम है, उसने दुनिया की एक पहली ऐसी बैटरी की रोनुमाई की है इस गाड़ी की
जिससे ये गाड़ी तकरीबन 10 लाख मील की दूरी तय कर सकती है। और यही वजह है नाज़रीन कि इन गाड़ियों की जो सेल्स परचेज है उसमें इजाफा है, खरीदो फरोख्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया में कोविड था, इनकी गाड़ी तब भी एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सिर्फ अगर 2020 की मैं बात करूं, आपको 2020 की मैं फिगर्स दूं तो 43% का इजाफा हमने देखा था। तकरीबन 32 लाख गाड़ियां आलमी सतह पर फरोख्त हुई थी। अगर कोविड-19 में देखा जाए तो दीगर गाड़ियों की फरोख्त रुक गई थी और तकरीबन 5 गुना कम हुई थी, यानी सिर्फ रुकी नहीं थी बल्कि 5 गुना गाड़ियों की सेल्स दीगर जो कन्वेंशनल गाड़ियां उनकी कम हो गई थी। और इसकी गाड़ियों की सेल में तकरीबन 43% इजाफा और 32 लाख तक ये गाड़ियों की जो यूनिट्स थे पहुंच चुके थे सेल के। ये सूरत हाल है। अब आपको ये बताते हैं कि बीबी एक आलमी इदारा है, इस वक्त मीडिया आउटलेट है, उसने एक 2014 से लेकर 2020 और 2010 से शुरू करते हुए बरतानिया, चीन, जर्मनी और अमेरिका, इन ममालिक के अंदर आने वाले जो सेल्स के फिगर्स हैं, यानी जो ग्लोबल सेल्स रही हैं, उसकी एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे कि 2020 में भी जब ये गाड़ियों की सेल 32 लाख पहुंची, तब भी ये टोटल मजमूई जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त है उसका सिर्फ 5% था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 5% से बढ़कर 2030 तक 30% तक जा सकता है। ये मार्केट बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। इस सूरत हाल के अंदर हमने देखा है कि बहुत सी अहम पेशन गोइयाँ भी सामने आ रही हैं। UBS के नाम से एक इन्वेस्टमेंट बैंक है बहुत मशहूर, उस इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपनी पेशन गोई की है कि साल 2025 आलमी सतह पर तमाम नई गाड़ियों की फरोख्त में 20% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, यानी 20% जो कंपोनेंट होगा वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। इसी तरह साल 2030 तक ये तादाद बढ़कर 40% हो जाएगी और साल 2040 में बज़ाहिर अपेरेंटली तमाम जो गाड़ियां नई होंगी वो सब इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। यानी 2040 तक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो प्रोजेक्शन है UBS की कि आम गाड़ियां, आम मोटरसाइकिल्स, आम रिक्शा यानी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर ये कोई भी दस्तयाब नहीं होगी, सब इलेक्ट्रिक होगा। ये तो आलमी तहकीक है जो बता रही है। आपको ये बताते चलें कि मुल्कों की सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर की सतह के ऊपर बहुत सी ऐसी अहम इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। ख़ास तौर पे इनकी फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत से इनिशिएटिव्स हैं। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूं, ये इनिशिएटिव्स वहाँ के बैंक्स ने मुख्तलिफ लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक इससे पहले तो वहाँ सब्सिडी भी दी जा रही थी गाड़ी खरीद पे, लेकिन यहाँ पर बाकायदा फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे हमने मुख्तलिफ बैंक्स और मुख्तलिफ जो वहाँ पे फाइनेंसिंग करते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसका जायज़ा लिया। उसके मुताबिक अगर एक गाड़ी तकरीबन 10,900 या 11,000 पाउंड की है, बरतानिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन 57 महीने या 56 महीने की माहाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर 300 से 350 पाउंड माहाना में बड़े आराम से तकरीबन 31% APR के ऊपर मिल जाती है। ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी अगर आप देखा जाए तो हमने देखा कि तकरीबन इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर बैटरी की फाइनेंसिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी बहुत से लोग हैं जो गाड़ी खरीद लेते हैं और बैटरी महंगी होती है, बैटरी नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो गाड़ी खरीद लेते हैं अपने कैश से, और बैटरी की फाइनेंसिंग के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप बैटरी को लीज पर ले सकते हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज़ की मशहूर बैटरीज वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बहुत सी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फाइनेंसिंग जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हुकूमती सतह के ऊपर भी नाज़रीन बहुत कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही बहुत सी अहम प्लानिंग, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही बहुत से अहम इनिशिएटिव्स अनाउंस हो रहे हैं। मैं पड़ोसी मुल्क भारत की बात करता हूँ। भारत के अंदर साल 2021 सितंबर 2021 में वहाँ पर एक इनिशिएटिव और एक इंसेंटिव प्लान लॉन्च हुआ, जिसको OEM इंसेंटिव प्लान इसका नाम था। इसको प्रोडक्शन एग्जैक्ट नाम था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, जिसको PIL कहा जाता है। इस प्लान के तहत वहाँ की हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक 13% से लेकर 18% तक इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया। ये इंसेंटिव पैकेज उन कंपनियों की जो कि ऑलरेडी ऑटो सेक्टर में हैं या वो कंपनीज जो ऑटो सेक्टर में नई आ रही हैं उनके लिए अनाउंस हुआ था। इस पैकेज के तहत इन कंपनीज की सेल्स वैल्यू का तकरीबन 13% से लेकर 18% तक इन कंपनीज को इंसेंटिव की सूरत में मिलेगा, जो जिद्दत ला रही हैं इलेक्ट्रिक कार की सूरत में, यानी बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उस सूरत में, या फिर जो हाइड्रोजन सेल से चलती हुई गाड़ियाँ उनके लिए। भारत की जानिब से सिर्फ भारत में साल 2021 में तकरीबन 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से हुई है। और इस पॉलिसी को लॉन्च करते वक्त वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने कहा था कि तकरीबन उनका टारगेट है कि 425 अरब भारतीय रुपए की सरमायाकारी साल 2030 तक इस इंडस्ट्री में आएगी।
एक अंदाजे के मुताबिक भारत के अंदर ये तकरीबन 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का तवक्का जो है कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में जो है इस वक्त वहाँ की हुकूमत रखती है। जिससे मैंने बताया कि फाइनेंसिंग के भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ऑप्शंस हमने देखा है इंडिया में भी सामने आ रहे हैं और साथ साथ जो वहाँ पे सेल्स रही हैं उसमें भी एक हिस्टोरिकल इजाफा देखा गया। हमने देखा है कि जो पिछले साल सेल्स थी अगर वो 1,80,000 के करीब थी, इस साल वो बढ़कर 4 लाख से ज़्यादा हो गई। भारत के अंदर इन गाड़ियों की सेल्स में बतदरीज और रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सिर्फ एक क्वार्टर में यानी इस माली साल के पहले क्वार्टर के 3 माह के अंदर तकरीबन 2,10,000 गाड़ियाँ फरोख्त हो चुकी हैं। इन गाड़ियों में से मैं आपको हैरानकुन तौर पे एक और फिगर बताऊं, अगर 4,23,000 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं तो इनमें से तकरीबन 1,78,000 रिक्शा हैं जो कि वहां की 45% मार्केट को कवर कर चुके हैं। यानी भारत के अंदर चलने वाले 3 व्हीलर्स या रिक्शा या चिंची या जो भी आप उसको कहते हैं वो 45% तक इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, यानी बिजली के ऊपर चलते हैं। वहां पर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा 2,21,000 के करीब 2 व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल्स फरोख्त हुई हैं सिर्फ एक साल के अरसे के दौरान। भारत के अंदर पैसेंजर कार की सेल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के 257% का इजाफा सिर्फ एक साल में हुआ। ये सारे फिगर्स इस वक्त इंडिया के हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इससे हम आपको बताएंगे आगे चल के नंबर्स कि इससे ईंधन की मद में, फ्यूल की मद में, इंपोर्ट बिल की मद में कितने अरबों डॉलर का फायदा वहाँ की हुकूमत, वहाँ पे जो मईशत है उसको पहुँच रहा है इन तमाम की वजह से। यही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि जो एक स्टैटिस्टिक है उसके मुताबिक कि साल 2030 तक ये इंडस्ट्री, भारत जो कि इस वक्त 5वां बड़ा मुल्क है इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से, वो बढ़कर 2030 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगा और उनकी जो इंडस्ट्री है उसका साइज 150 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। यही नहीं बल्कि तकरीबन 5 करोड़ नौकरियां भी वो इंडस्ट्री फराम कर सकेगी और इस इंडस्ट्री के अंदर जो ओवरऑल मजमूई हजम सेल्स का होगा वो 150 बिलियन डॉलर्स होगा। तो ये सूरत हाल है आलमी सतह के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से। ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे अहम फैक्ट्स हैं जिन पर बात हो रही है। इस प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद आएंगे तफसीलन एक्सपर्ट से बात करेंगे। पाकिस्तान में आखिरकार रुकावट क्या है, यानी कितना अरसा मजीद लगेगा, हमें कितना अरसा दरकार है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक लॉन्च व्हीकल, लेकिन कितना अरसा दरकार है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम हो जाएं, हर आदमी इस्तेमाल कर सके। सार्फिन के जहनों में सवालात क्या होते हैं, जो डीलर्स हैं उनसे भी पूछेंगे और मार्केट और साइंटिस्ट से भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि वो क्या एंटिसिपेट करते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और जिस तरह हमने बताया आपको, बेनकाब में आज इलेक्ट्रिक कार्स पे गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान में कितना अरसा दरकार है इन गाड़ियों को आम होने में, सार्फिन को क्या दरपेश है मसाइल, लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो ये डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में जिस तरह से हो रही है, क्या इसको हम कह सके टेक्नोलॉजी का इनकलाब है। डॉक्टर अतौर रहमान साहब मारूफ साइंसदान है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले जरा डॉक्टर साहब नाज़रीन को आगाह कीजिए, ये इलेक्ट्रिक कार, ये बरकी गाड़ियाँ, ये कितनी तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है आलमी सतह पर और किस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने टेक ओवर कर लिया गाड़ियों की इंडस्ट्री को। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। दरअसल एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है इस वक्त पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अच्छा। और जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब ने ऐलान कर दिया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं और कई कंपनियां ने तो ये कहा है कि वो 2030 या 2032 के बाद वो कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियां जो है बनानी बंद कर देंगे। तो अगले 10 साल में आप देखेंगे कि जितनी गाड़ियां इस वक्त बन रही हैं और आ रही हैं उसमें से 70 से 80% जो हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होंगी। और ये जो है सिर्फ मोटर कार्स की हद तक नहीं बल्कि बसेस और मोटरसाइकिल्स और दूसरी जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सारा इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहा है। और इसकी बुनियादी वजह जो टेक्नोलॉजी है बैटरीज की, जो लिथियम आयन बैटरीज और दूसरी किस्म की बैटरीज जो डेवलप हो रही हैं उसमें बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। और अब जो ऐसे प्रोटोटाइप मौजूद हैं जो एक चार्ज के अंदर आपको 1000 किलोमीटर लेके जा सकते हैं। जो कमर्शियली अवेलेबल हैं वो 500-600 किलोमीटर तक की कैपेसिटी के हैं, लेकिन जो प्रोटोटाइप अवेलेबल हैं वो 1000 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं इस वक्त। तो एक बहुत बड़ा तेजी से और यहाँ बैठ के डॉक्टर साहब ये कहना कि ये बहुत दूर की बात है या बहुत देर की बात है, ये बिल्कुल गुमराही या खुद को गुमराह करने की कोशिश होगी अगर कोई ये समझता है पाकिस्तान में कि ये अभी की नहीं, ये तो बहुत देर की बात है। जी नहीं, ये बिल्कुल दूर की बात नहीं है, ये अब इस वक्त हो रहा है। और सारी बड़ी, जैसे मैंने कहा कि जो बड़ी कंपनियां हैं सब ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं।
नॉर्मल कार्स के मुकाबले के अंदर बैटरी कार्स में, तो बहुत उसके मुकाबले सेफ होती हैं, परफॉर्मेंस इनकी बहुत बेहतर होती है, एक्सेलरेशन 0 to 60 in 2.4 सेकंड या 2.5 सेकंड, जो कि बहुत मुश्किल है पेट्रोल इंजन से। जो लेटेस्ट जो बड़ी स्पोर्ट्स कार्स हैं उनमें होती है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वाइट है, और क्योंकि मूविंग पार्ट्स कम है इसलिए इन पे मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं होता। जो मेनली जो चीज है वो जो इसका दिल है वो बैटरी है, और सारा जो जोर है इस वक्त वो बैटरी सिस्टम की टेक्नोलॉजीज, और इसमें जो वर्ल्ड लीडर है वो रोस्टॉक की एक इदारा है जर्मनी में, वो कार बैटरीज में और दूसरे में लीड कर रहा है। पाकिस्तान में भी जो नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स जिसको मैं हेड कर रहा था उसमें इस बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना के दी थी ताकि हम अपने टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में खुद डेवलप करें, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, और ये बिल्कुल मुमकिन है। सही। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पर हुकूमती सतह पर किस तरह का प्लेटफॉर्म मजीद फराम करने की जरूरत है ताकि ये ज्यादा मौसर तरीके से ग्रो कर सके इंडस्ट्री? मजीद क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है? जी, एक तो हुकूमत को चाहिए कि जो बैटरी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए वो रिसर्च ग्रांट्स वगैरह दें बड़े पैमाने के ऊपर, ताकि हम जो हैं हमेशा बाहर के ऊपर रिलाई ना करें। दूसरे जो कन्वर्जन है, जो मौजूदा गाड़ियां हैं इनको कन्वर्जन करके इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स दें प्राइवेट कंपनीज को ताकि वो इस तरफ आएं। तीसरे जो इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करने के लिए उसमें भी टैक्स इंसेंटिव्स को और बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उससे फिर आपकी पेट्रोल की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स पे रिलाई करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक कार्स में भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो आप बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ऑयल से ही जनरेट होती है, तो इनडायरेक्टली आप इस्तेमाल कर रहे हैं यकीनन ऑयल, लेकिन फिर भी सेविंग होती है। तो इस वजह से कई मेजर्स की, इंसेंटिव्स की जरूरत है हुकूमत को लेने की, ताकि ये पूरा सेक्टर जो है तेजी से प्रमोट हो, और खासतौर इंडिजिनस मैन्युफैक्चर ये बड़ा अच्छा कदम लिया गया है कि हम खुद अपनी बनाएं। तो इस तरह की जो कंपनी जो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही हैं, बना रही हैं, उनको 10 साल का या 15 साल का टैक्स वेवर दे दिया जाए ताकि इनको पूरी तरीके से सपोर्ट मिले इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ने की। साहब भी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सुनील मंद साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। सुनील मंद साहब गाड़ियों के हवाले से A to Z सब जानते हैं, समझाते हैं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से। सुनील साहब ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या यहाँ पे रुकावटें आपको लगता है फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव, लोगों के जहनों में अभी भी क्या सवालात हैं इन गाड़ियों को लेकर? क्या कंफ्यूजन है अभी भी है, और आपको क्या लगता है कितना अरसा दरकार है इन गाड़ियों को यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल होने के लिए और लोगों की पहुंच तक पहुंचने के लिए? मतलब जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी यूजर के ज़हन में होगा वो एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होगा, बिकॉज हमारे मुल्क में बिजली के आने के और जाने का जो टाइमिंग है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको अपना मोबाइल चार्ज करना हो तो उसके लिए भी मसला होता है। हैविंग सेड दैट 70% ऑफ योर पॉपुलेशन जो है वो देहातों में रहती है, वहाँ पे तो बिजली घंटों के लिए आती है एज अपोज टू शहर में जहाँ घंटों के लिए जाती है। तो इस लिहाज से जो एक नेटवर्क इफेक्ट है वो भी अवेलेबल नहीं है, चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ एप्रीहेंशन। थर्डली, इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो जो उसकी इफेक्टिवनेस लोगों को बताई जाती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाइज, वो भी आई डोंट थिंक तो वुड बी सो सर्टेनिटी उसमें कोई नहीं है सच। तो काफी इफ्स एंड बट्स हैं, बट दुनिया में फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, और पाकिस्तान में मुझे नजर आता है कि अगले आने वाले 5-6 सालों में थोड़ा इन्फ्लक्स इसका बेहतर हो जाएगा। बट अगेन सबसे पहले ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि कौन चार्जर पहले लगाएगा या पहले गाड़ी आएगी। तो अब तकरीबन पाकिस्तान में 1000 के करीब इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद है जो कि इम्पोर्टेड है, बट चार्जर आप एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये डिलेमा है, जब तक चार्जिंग नेटवर्क नहीं लगेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल है आम आदमी करते हैं ये बड़ी गाड़ियां तो हमारे बिल पे मजीद बर्डन पड़ेगा। तो क्या हल, क्योंकि भारत के अंदर तकरीबन 2 लाख 2 व्हीलर्स बिके हैं एक साल में, तकरीबन 1,80,000 3 व्हीलर्स बिके हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते कि जो मोटरसाइकिल्स की हद तक या रिक्शाओं की हद तक जो लोग कम्यूट करते हैं जिनमें छोटे लेवल के ऊपर इनको इंपोर्ट करना तो कम से कम शुरू किया जाए बाकायदा? अच्छा, सुनील साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तौर साहब, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्लो एंड स्टेडी, हमें आहिस्ता आहिस्ता कम से कम रिक्शा मोटरसाइकिल ये अलाउ करना, ये प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, या डायरेक्टली बड़ी गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए पैसेंजर व्हीकल्स पे? मेरे ख्याल से इन पैरेलल चलना चाहिए। आपको जो छोटी व्हीकल्स हैं उसमें तो जाना ही चाहिए, क्योंकि उसको तो फौरी तौर पे उसकी डिमांड भी पैदा होगी। तो ये मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शाज हैं, इन सबको फौरी तौर पे कन्वर्ट करें, लेकिन साथ के साथ जो बसेस हैं और जो बड़ी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक्स हैं, उनको भी जाएं। लेकिन जैसे कि
अभी फरमा रहे थे सुनील साहब कि आपके लिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है। तो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप्स जो हैं उन्हीं के ऊपर उनको मराद देकर कि साहब अगर आप ये चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे तो आपको चार्जिंग के ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे, इन वेरियस इंसेंटिव्स। तो ये जो मेजर जो कंपनीज हैं जो पेट्रोल बेच रही हैं वहीं पे चार्जिंग स्टेशंस भी अगर लग जाएं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, तो उससे आपका नेटवर्क फैल सकता है। लेकिन क्योंकि जब तक कि आपके पास वो नहीं होगा, जब तक इसकी मकबूलियत जो है वो लिमिटेड रहेगी, लोग अपने घर पे किस हद तक चार्ज करेंगे। तो एक तो बैटरी कैपेसिटी बढ़ जाए ताकि आपको कम से कम चार्जिंग की जरूरत हो, और दूसरे जो है हर शहर में और गांव में ये चार्जिंग की फैसिलिटीज हो। और ये जो नई टेक्नोलॉजी ये भी आ रही है कि बहुत सारी अब कंपनियों ने गाड़ियां, जैसे पेट्रोल आप डलवाते हैं तो उस तरह बैटरी रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा। कि आपने जो डिस्चार्ज बैटरी है वो दे दी और नई बैटरी आपने जो चार्ज है वो लगा दी, और वो चेंज जो है वो 3 मिनट में हो जाता है, और वो फिर उसको फिर बाद में रिचार्ज करते रहते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी कुछ जगहों पे ये भी अब इवॉल्व हो रही है। लेकिन इससे हम कितनी बचत कर सकते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, सुनील साहब भी साथ आ गए दोबारा। सुनील साहब ये बताएं, क्योंकि रिक्शा से और टू व्हीलर से आपकी क्या ओपिनियन है कि इससे स्टार्ट, मतलब जैसे भारत ने किया है, वहां पे तकरीबन 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं, तो उनका मॉडल क्या है, आपने फॉलो किया है? वो किस तरह से इतने ज्यादा ग्रोथ वहां पे आ रही है उनकी इस इंडस्ट्री के अंदर, हम उससे क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल उनका मैं मॉडल फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपको इलेक्ट्रिक ग्रोथ लेके आनी है तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, बट उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी इंपेडिमेंट इन ग्रोथ ये है कि अगर आप रिक्शों की भी मार्केट देखें तो उसमें फॉर्मल लेवल के ऊपर कोई जो फाइनेंसिंग नहीं है, इनफॉर्मल फाइनेंसिंग है। और वो 3 या 4 लोग हैं जिनके पास जितने पाकिस्तान में रिक्शा हैं वो तमाम उनकी होल्डिंग में, और वो लोगों को आगे चलाने के लिए देते हैं। आज अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो उनके पुराने तमाम रिक्शे ऑब्सोलीट हो जाते हैं और वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को किसी बैंक से या स्टेट बैंक को दूसरे बैंकों के थ्रू लोगों को इजी करके देने पड़ेंगे जिन पे ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो है मार्केट में है। और इसकी कीमत क्या होगी सुनील? अगर एक नॉर्मल अगर 2 व्हीलर लेते हैं कन्वेंशनल और फिर एक इलेक्ट्रिक, तो 2 व्हीलर से पहले शुरू करते हैं, उसकी कीमत कितनी होगी, कितना फर्क होगा, और जो पर मंथ कॉस्ट आएगी फ्यूल की मद में, उस पर कितना फर्क पड़ेगा किसी के बजट में? देखिए, अगर आप 2 व्हीलर की बात करें तो अगर आज आप CD70 लेने जाते हैं तो 1,25,30,000 रुपए की है, 125 2.5 लाख रुपए की है। एक पाकिस्तानी कंपनी है जो कि लेके आना चाह रही है इलेक्ट्रिक बाइक्स में, आजकल उनकी बाइक रिव्यू भी कर रहा हूँ, तो उनका एक रफ एस्टिमेट है कि उनकी बाइक तकरीबन 3.5 लाख रुपए की होगी, विच कम्स टू 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल बाइक कॉस्ट। अगर आप रिक्शे की बात करें तो साजगार इंजीनियरिंग ने एक बनाया इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसका भी मैंने रिव्यू किया था। तो एज अपोज टू 250,000 2.5 लाख रुपए का नॉर्मल रिक्शा था, तो वो 4.5 या 5 लाख से भी ऊपर का था, डबल का प्राइस था। तो ये नंबर्स हैं उसके। ठीक है, और इससे आपकी जो फ्यूल कॉस्ट होती है मंथली वो तकरीबन खत्म हो जाती है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर खत्म नहीं होती है कि अगर आप पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें तो अगर आप CD70 चलाते हैं तो आपको अगर 70 किलोमीटर भी देती है वो तकरीबन 5 रुपए के किलोमीटर बनती है। अगर आप इलेक्ट्रिक उस पर जाते हैं और आज के रेट के मुताबिक जाएंगे तो 2 से 2.5 रुपए यानी 50% आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और कितनी बचत इससे आप समझते हैं? कुछ ऐसा एस्टिमेट है कि हम कितना जो महाना या एनुअली जो इंपोर्ट बिल है हमारा, कितना बड़ा कंपोनेंट है ऑयल का? और सब में सक्सेसफुली लोग नॉर्वे की मिसाल देते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि खत्म कर दी है, दुनिया में 2030 तक खत्म होनी है। क्या हम इस तरफ जा सकते हैं? तो पाकिस्तान में ऑन जो है ना सड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो 2 व्हीलर की है, और अगर एक 2 व्हीलर अगर आप से 100 किलोमीटर भी चलाते हैं, 80 किलोमीटर भी चलाते हैं, तो दिन का तकरीबन 200 रुपए की बचत है, महीने की 6,000 रुपए की बचत है, साल की जो है तकरीबन 72,000 रुपए की बचत है एक गरीब आदमी के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। उसी को टोटलिटी पे आप अपनी अगर एक्स्ट्रापोलेट कर लें जो है अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से, आई थिंक इट विल सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल बिल। डॉक्टर तौरेमान साहब, आप क्या समझते हैं कितना ज़र मुबादला बचा सकते हैं हम अगर हम इस तरफ आ जाएं, जल्द से जल्द आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फराम कर दें इस इंडस्ट्री को? तो डॉक्टर तौरेमान साहब जी बिल्कुल आप बचा सकते हैं। दरअसल जो बैनुल अक़वामी लेवल पे कॉस्ट देखें इलेक्ट्रिक कार्स की वर्सेस नॉर्मल पेट्रोल कार्स, तो डिफरेंस इज अबाउट 25 और 30%, दुगना या नहीं तिगना नहीं है इस पर डिफरेंस। यही मोटरसाइकिल्स की बात है। पर आपको अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करना शुरू करें और इनको सब्सिडी दें, टैक्स सब्सिडीज दें, तो प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप टेस्ला लेनी चाहिए, जो सबसे लोएस्ट मॉडल टेस्ला है वो तकरीबन 30 से 35,000 डॉलर के दरमियान है। चाइनीज जो अब जो आ रही हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स, वो भी इसी के 60-70 लाख के दरमियान। तो ये प्राइस जो है ये कंपैरेबल है विद जो टोयोटास की जो प्राइसेस हैं यहाँ पर, और बाहर भी बहुत कम डिफरेंस रह गया है। जैसे मैंने कहा 20-25% का डिफरेंस है, इट इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस।
तो आई थिंक द पोटेंशियल इज ह्यूज, और इससे आपका जो क्योंकि आपका पेट्रोल के ऊपर जो बोझ है, जो इंपोर्ट बिल है पेट्रोल का, उसमें काफी हद तक बचत होगी, आपका ज़र मुबादला बचेगा। लेकिन इस पूरे फील्ड को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा आपकी हुकूमत को थ्रू द वेरियस इंसेंटिव, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपको एक और जो डेवलपमेंट हो रही है वो हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को भी मैं जिक्र करूं कि ये जो है ये भी एक बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ मैं जाना है, मैं इस पे मजीद बात भी आपसे करता हूं। सुनील साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक रहमान साहब साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं कुछ और सवालात जहनों में इससे मुताल्लिक, और ये कितना पोटेंशियल रखती है इंडस्ट्री आलमी सतह के ऊपर, कुछ मिसालों के साथ आएंगे वापस इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। FADA यानी भारतीय फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर एसोसिएशन के मुताबिक 2021 में उनकी 4,29,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी। इसी तरह साल 2020 में 1,34,000 और साल 2019 में 1,68,000 बिकी। इस माली साल के पहले क्वार्टर में 3 माह के अंदर तकरीबन 2,10,000 गाड़ियां भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुका है। इन गाड़ियों के अंदर 1,78,000 3 व्हीलर थी और तकरीबन 2,21,000 टू व्हीलर्स थी, यानी मेजॉरिटी जो थी टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की थी। HM शहजाद साहब पाकिस्तान ऑटोमोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी साथ मौजूद हैं। HM शहजाद साहब, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदो फरोख्त, आप डीलर हैं, आप देख रहे हैं, और इसमें कोई रुकावटें हायल हैं तो वो क्या है आपकी नजर में? हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिकल अगर व्हीकल आती है पाकिस्तान में और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हमें हर तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। इस वक्त दुनिया के अंदर महंगी तरीन टेक्नोलॉजी ये जी आपको जी 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 के पाकिस्तान के मुफाद में है, लेकिन वही मैंने कहा कि उससे पहले हमें तमाम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इस वक्त सुपर चार्जर गाड़ियों की हमें जरूरत होगी, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले में आपका टैंक जो है वो 3 से 4 मिनट में भर जाता है, जबकि अभी तक जो दुनिया में गाड़ियां आई है या पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां आई है वो कम से कम 8 घंटे का टाइम लेती है चार्ज होने के लिए। तो हमारे एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो क्या होगा, और कहीं लॉन्ग रनिंग पे जाना है तो क्या होगा। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में आज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त यही है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत खूब बात की आपने। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि इंपोर्ट करें। अताउर रहमान साहब, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने के लिए क्या हमारी, यानी भारत तो पॉलिसीज ला रहा है, वहां पे बाकायदा PIL के नाम से एक पॉलिसी आई है, 13% इंसेंटिव दे रहे हैं सेल्स वैल्यू का, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। हम क्या ऑफर कर सकते हैं कि लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़े, इस तरफ आए, रुझान बढ़े उनका? डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हमें इसी तरह के ऑफर करने पड़ेंगे, टैक्स इंसेंटिव्स, ताकि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं इसके, जैसे मैंने अर्ज किया, उनको एक सर्टेन टाइम दे दें टैक्स के लिए कि उनको अगर इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो कोई टैक्स नहीं होगा, 5 साल का या 7 साल का एक ऐसा पीरियड दे दें ताकि ये इंडस्ट्री जो है वो आगे परवान कर चढ़ सके। इसी तरीके से जो चार्जिंग स्टेशन जो लोग लगाते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स दे दें कि साहब 5 साल या 7 साल तक उस पे चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक इंसेंटिवाइजेशन, एक एग्रेसिव इंसेंटिव्स देने की जरूरत है ताकि ये पूरा एरिया जो है ये फरोख्त पा सके, और ये यकीनन किया जा सकता है। पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, जैसे कि इंडिया में हुई है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, जैसे 400-500% ग्रोथ हो रही है इंडिया में ईयर ऑन ईयर। तो इससे जाहिर होता है कितनी बड़ी ये मार्केट मौजूद है, और प्राइसेस इसको हमें वही रखनी पड़ेंगी, कंपैटिबल प्राइसेस, कि 25-30% से ज़्यादा डिफरेंस ना हो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक नॉर्मल व्हीकल के मुकाबले में, और ये बिल्कुल डूएबल है, ये किया जा सकता है। और तो ये बिल्कुल डूएबल है। HM साहब, शहजाद साहब आपसे पूछूंगा लास्टली कि ये कितना टाइम आपको लगता है कि हमें दरकार है कि ये आम हो जाए गाड़ियां, यानी कितने अरसे में आपको नजर आता है? 2030 में बहुत सी आलमी ममालिक के अंदर कहा जा रहा है, टारगेट उनकी गवर्नमेंट ने सेट किया कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ आपको क्या लगता है 2030, 35, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम में आपको लगता है कि ये गाड़ियां टेक ओवर कर लेंगी? नहीं, मुझे तो
अभी हम अंधेरे में बैठे हैं और मेरे ख्याल से अभी आप वो बात कर रहे हैं कि घर में आटा नहीं है, माँ को कह रहे हैं पूरियां पकाएं। देखिए, हमारा लोकल असम्बलर माफिया और पेट्रोल माफिया इसको कामयाब नहीं होने दे रहा। आप मेरी बात को समझे। पहले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत कम टैक्सेस रखे थे और इस लोकल असम्बलर माफिया ने इसके ऊपर टैक्सेस बढ़वाकर जो कुछ गाड़ियां आ रही थी, जो हम एक माहौल पैदा कर रहे थे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार का, वो उन्होंने खत्म करवा दिया। मुझे नहीं लगता कि 2050 तक भी हम जा पाए, जबकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक 2024 में वो 100% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चले जाएंगे। अभी हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, उसने तैयारी 2050 तक आपको नहीं लगता कि हम जा सकते हैं? वक्त में पहुंच रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा एचएम शाह साहब और अताउर रहमान साहब, आप दोनों ने ज्वाइन किया और अपनी माहिराना राय। बड़ा अहम मौजू नाज़रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कि पाकिस्तान आखिरकार कब ये गाड़ियां आम हो सकती हैं। इस पर मजीद रिसर्च और फैक्ट के साथ मेहमानों के साथ आएंगे, आपके साथ और नशिस्तें भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा।